हमने टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़े थे, है ना? टाइप्स ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था? ये 6 मोशंस पढ़े थे, लीनियर, सर्कुलर, रोटेशनल, परपेचुअल। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए देखिए, लीनियर तो बता दिया था कल मैंने आपको। लीनियर मोशन मतलब क्या होता है? चालू है वो, हाँ हाँ, जो स्ट्रेट पाथ पे क्या करता है? चलता है, तो उसको आपने क्या नाम दिया? लीनियर मोशन नाम दिया। ठीक है, और जो स्ट्रेट पाथ पे भी चलता है और गोल गोल घूमता है, उसको हमने क्या नाम दिया? है ना? तो अगर हमने बोला कि कोई भी, मान लो ये सड़क है और इस पे कोई व्हीकल जा रही है, तो ये व्हीकल का मोशन कैसा होगा? लीनियर होगा। लेकिन मान लीजिए आप आसमानी झूले पे हैं, एक टाइम पे जब आप नीचे आते तो ऐसा आपको ऐसा नहीं लगता आप ऐसा सीधा जाने वाले हो, लेकिन जा कैसे रहे हो? ऐसे। सीधा जाने वाले ऐसे होते हो, लेकिन जा कैसे रहे हो? ऊपर, बराबर। तो ये ऊपर एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ एक फोर्स खींच रही होगी। इस फोर्स को नाम में क्या दिया था हमने? सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर। तभी तो ये यहां जाने की बजाय देखो कैसा हो रहा है, थोड़ा कर्व पार्ट फॉलो कर रहा है। फिर सेंट्रीपिटल यहां आया, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स उसको यहां खींचेगी, फिर वो यहां आएगा तो यहां खींचेगी, यहां आएगा तो यहां। तो हर जगह से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही है? खींच रही है। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होना बहुत जरूरी होता है। यहां तक समझ में आ गया? फिर हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, दैट इज CPF mv²/r। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होगा? बोलो। न्यूटन। कोई भी फोर्स हो उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। कैपिटल एन से इसको दिखाएंगे। ऐसा यूनिट है किसका? ऐसा। और CGS यूनिट, आपने CGS MKS पढ़ा है? ठीक है, नहीं पढ़ा है? 9th में नहीं पढ़ा आपने CGS यूनिट, MKS यूनिट नहीं पढ़ा है? चलो ठीक है, ध्यान से सुनो फिर। ठीक है, यूनिट्स बेसिकली क्या होती है, इस चीज को समझो। यूनिट्स वो होती है जिसमें आप माप तोल करते हो। आप नीचे जाते हो अगर किसी शॉप पे, तो आप उसको ये नहीं बोलते हो कि 10 आलू दे दे। आप क्या बोलते हो उसे? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, ये ऐसा आप लोग क्या बोलते हो उसको? प्रोनाउंस करते हो कि इतना इतना किलोग्राम मुझे क्या कर दे? आलू दे दे। तो आप जब वो केजी वाला वर्ड यूज करते हो, वो यूनिट ही तो है। क्या है? यूनिट है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एंटिटी, सॉरी, एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर। समझ में आ रहा है? यूनिट वो चीज होती है जो एक्सप्रेस करती है। मैं यहां से यहां चला, अब आपको कैसे पता चला मैं यहां से यहां चला? तो आप बोलो, आप एक अप्रोक्सीमेट लगाओगे, सर आप 2 मीटर चले, तो जो 2 मीटर है, मीटर ही तो क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कि भाई वो चला है। चला है मतलब कुछ डिस्टेंस कवर किया है, तो ये डिस्टेंस का यूनिट हो गया। बात समझ में आ रही है आप सभी को? ये क्या हो गया? डिस्टेंस का एक यूनिट हो गया। लेकिन व्हाट इफ वो 50 किलोग्राम का है, तो ये क्या हो गया? किलोग्राम। किलोग्राम किसका यूनिट होता है? मास और वेट किसका? वो मास और वेट किसका? कितने लोग मास बोल रहे हैं? हाँ, मास। तुम दोनों मास। ठीक है, मास का यूनिट क्या है?
केजी, बराबर। और वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन, क्योंकि वेट एक टाइप का क्या है? फोर्स है। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हो गई है ना? तो हर एक चीज का यूनिट होता है। तो इंसानों ने इस दुनिया में ना 3 सिस्टम बनाए। एक होता है MKS, ठीक है, दूसरा होता है CGS, फिर एक होता है FPS। MKS का मतलब ही होता है SI यूनिट। क्या होता है? SI यूनिट मतलब ऐसा यूनिट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। अगर आलू अगर इंडिया में 5 किलो के हिसाब से जा रहा है, मतलब 5 किलोग्राम में अगर आलू को मेजर कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान में भी जाएंगे, नेपाल में भी जाएंगे, तो आलू को कितने में मेजर किया जाएगा? किलोग्राम में। ये ऐसा क्यों किया गया? ताकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड कंफ्यूजन ना हो पाए, क्या वहां पे क्या खरीद रहे हो, कितना खरीद रहे हो। बात समझ में आ रही है इरम? है ना? चलिए, तो सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? MKS। उससे छोटी कौन सी होती है? उससे छोटी कौन होती है? MKS का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ठीक है। फिर इसका होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। देखो, डिस्टेंस का बड़ा यूनिट क्या है? मीटर। छोटा यूनिट क्या है? अब ये भी एक यूनिट है, फुट, पाउंड। वेट को हम पाउंड में भी मेजर करते हैं, और टाइम तो हमेशा सेकंड में रहेगा, उसका कोई अलग यूनिट नहीं होता। बात समझ में आ रही है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। 3 यूनिट्स होती है। कितनी होती है? 3 यूनिट्स होती है। और जब भी तुम न्यूमेरिकल्स करते हो, कभी न्यूमेरिकल्स का नाम सुना है ना? किया भी होगा, लेकिन बहुत बोरिंग होता है ना? तो जब भी याद रखो, जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो ना, तो आप हमेशा MKS यूनिट को लेके यूज करते हो। किसको यूज करते हो? MKS यूनिट को यूज करते हो। बात समझ में आ गई? अरे हाँ है ना? ठीक है, चल। और ये जो FPS है, बहुत छोटा यूनिट है, ये कहीं कहीं जगह यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, हमने बहुत सारे टाइप्स के मोशंस भी देख लिए थे। एक बार फिर से मैं आप सभी को न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझा देता हूं। ग्रेविटेशन के बीच का डिस्कशन बता देता हूं। बहुत से लोग नहीं आए थे उस टाइम, ठीक है। जरा आयान बोर्ड मिटा सर। नाम हमारा चैप्टर का क्या है? ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या है, इस चीज को आपको समझना है। तो ग्रेविटेशन का मतलब है, सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी 2 बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 बॉडीज, उसको आपने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? ग्रेविटेशन। लेकिन अगर व्हाट इफ अगर मैं पूछूं आपसे ग्रेविटी बताओ, तो ग्रेविटी क्या बोलोगे? मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, और यहाँ पे कोई एप्पल है। ये एप्पल गिर रहा है, और गिर के बराबर कहाँ पे आएगा? सेंटर पे। तो ये अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है। हो सकता है ये एप्पल जो है यहाँ से गिरता हुआ है, ठीक है, तब भी ऐसा गिरेगा। यहाँ से गिरता है तो भी अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। यहाँ से अगर ऐसा गिरता हुआ है तो भी आपको, और अगर यहाँ से ऐसा गिरता हुआ है तो भी कहाँ पे? सेंटर की तरफ खींचेगी, बराबर। तो ग्रेविटी इज नथिंग बट व्हाट? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट, बराबर। या फिर आप बोल सकते हो व्हेन अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, टूवर्ड्स itself is called ग्रेविटी। समझ में आ गया? ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच का डिफरेंस क्या है? जब भी धरती किसी को अपनी तरफ खींचेगी, उसको आपने नाम देना है ग्रेविटी। लेकिन कोई 2 बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो ग्रेविटेशन। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसी के ऊपर न्यूटन ने एक लॉ बनाया था, उसको हमने क्या नाम दिया? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या नाम बनाया था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन। अब यहां पे उसने क्या समझाया, सिंपल वर्ड में बता रहा हूं। उसने बताया दुनिया में हर दो बॉडी जिसके पास मास है, ठीक है, जिसके पास मास है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? लेकिन कैसे अट्रैक्शन होगा? सेंटर टू सेंटर। मतलब अर्थ, ये अर्थ है, ये अर्थ है, या अर्थ या कोई ऑब्जेक्ट है, या कोई दो ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सेंटर से सेंटर अट्रैक्ट करेंगे, तो उसको आपने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? ग्रेविटेशन का नाम दिया। बात समझ में आ गई? और इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा? डी डिस्टेंस होगा, बराबर। तो उसने यहाँ पे एक नोट लिखी थी, वो नोट आपने शायद पढ़ी नहीं। एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attracts each other with some defined नहीं, with some definite force, ठीक है, विथ सम डेफिनाइट फोर्स। फिर इसी के ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर, इसी स्टेटमेंट के ऊपर उबैद उसने एक इक्वेशन दिया था, याद है वो? उसने क्या कहा था कि अगर कोई दो बॉडी का मास है तो दोनों बॉडी का मास का जो फोर्स होगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के बराबर, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है डी स्क्वायर, है ना, यही था, बराबर। फिर हमने सीखा था कि ये साइन जब आप हटाते हो तो क्या लगाते हो? इक्वल, बराबर। क्या लगाते हो? इक्वल। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? कैपिटल जी, मास m1 मल्टीप्लाई बाय m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर या आर स्क्वायर लो। सिंस सर ये जी कहाँ से आया? मैंने बताया ये कांस्टेंट, ये साइन हटाने के लिए तुमको पहले इक्वल लगाना है। देखो ये साइन हटाने के लिए पहले तुमको इक्वल लगाना रहेगा, पूरी जिंदगी भर, पूरी 12वीं तक याद रखो, काम आएगा ये। एक प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाने के लिए इक्वल लगाना है, और यहाँ पे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत बारीक स्टेप जो अपने बच्चे नहीं कर पाते 11th-12th में जाके, फिर पछताते हैं, है ना? क्लियर हो गया? तो मैंने यहाँ पे किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया? बहुत मारूंगा, कैपिटल जी से। कैपिटल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सही है? क्लियर है यहां तक, है ना? अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इसका यूनिट पूछेगा। क्या पूछेगा? यूनिट पूछेगा। अब यूनिट कैसे निकालोगे वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपने यूनिट कैसे निकालना था, ये फॉर्मूला लिख दो चुपचाप से इधर, ठीक है, यही, ठीक है, यहीं पे यूनिट निकाल लेते। ये जी का यूनिट निकालने बोलेगा, तो डी स्क्वायर को इधर भेजो, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ के साथ, एफ इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। और ये m1 इंटू m2 को कहाँ कर दो? नीचे भेज दो। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2, वहां मल्टीप्लाई में था, यहाँ नीचे देखो, इसके नीचे आ गया डिवाइड में, और ये g। एज यू ऑल नो कि आपको g का वैल्यू पता है? नहीं पता है, बराबर। g का यूनिट पता है क्या? नहीं पता है। क्या बात कर रहे हो, उस दिन तो पढ़ाया था। नहीं पता है, कैसे बोल रहे हो? हाँ, जी का, हाँ बोल। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी। हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वेरी गुड, ध्यान से देखो, यू शुड रिमेंबर कि भाई हमने पढ़ा क्या है, ठीक है। सो आपका हर एक लेक्चर बहुत खूबसूरत जाएगा,
एफ का यूनिट क्या होता है ये बताओ जरा। फोर्स। जैसे मैं आपको कुछ बेसिक यूनिट्स बता देता हूं, जैसे लेंथ होता है ना, उसी तरीके से डिस्टेंस होता है फिजिक्स में, उसी तरीके से साइंस में डिस्टेंस की जगह एस यूज करते, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो किसी लंबाई, चौड़ाई और हाइट, ये सब का एक ही यूनिट होता है मीटर। ये सबको किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? फिर इस चीज को आपको ध्यान से सुनना है कि अगर किसी चीज का वेट है या मास है, ठीक है, तो फिलहाल के लिए मास की अगर बात करूं तो उसको किस में मेजर करोगे? केजी। फोर्स का यूनिट है तो क्या? न्यूटन। बात समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन आप पढ़े होगे, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर आप पढ़े होगे वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका यूनिट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का देख यूनिट क्या है, यहां से देख क्या है? एम है। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सभी को पता है, सेकेंड। तो क्या बन गया वेलोसिटी का यूनिट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या आ गया उसका? मीटर पर सेकेंड। हाँ, ठीक है, तो इसको सब प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरीके से जी का भी यूनिट निकलेगा। अब देख कैसे। फोर्स का यूनिट क्या होता है बोल? न्यूटन। और डी मतलब डिस्टेंस, लेकिन डी का स्क्वायर है, बराबर। डी का मतलब डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर है, मतलब मीटर स्क्वायर, बराबर। तो ये मीटर स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास, केजी इंटू केजी। तो केजी इंटू केजी ये बताइए बच्चे क्या होता है? केजी इंटू केजी, क्या नाम है आपका? सायमा। केजी इंटू केजी, अरे केजी मल्टीप्लाई बाय केजी कितना होगा? बोल अर्शिया। केजी स्क्वायर होगा, है ना। कभी भी याद रख, मैंने तेरे से बेटा केजी प्लस केजी नहीं पूछा। अगर केजी प्लस केजी पूछता तो तुम क्या बोलते? 2 केजी बोलते। लेकिन मैंने आपको मैथ्स की एक रूल बताई कि नहीं बताई, कि अगर आप ऐसा मान लो कि a की पावर कुछ m है और b a की पावर ही कुछ n है, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, दोनों का a कॉमन निकाल लो और m प्लस n जोड़ दो। मतलब अगर मैं बोलूं 10 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई कर 10 की पावर 8 है, तो 10 को एक बार लिख दे। 2 प्लस 8 कितना हो गया? 10। 10 की पावर 10, मतलब 10⁻10 कितना हो जाएगा? इसको 10 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया है ना? चलो ठीक है, वो डोर बंद कर दो। ठीक है, हाँ, तो सायमा अब आपको समझ में आ रहा है हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं? ठीक है, तो केजी इंटू केजी कितना हो जाएगा मेरा बच्चा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किसका यूनिट आया? जी का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, इसका कुछ वैल्यू भी होता है। G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर ही होता है ना? स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक है। ये एक बार वैल्यू चेक कर लेना जी का कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 है या नहीं है। ठीक है, इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। क्लियर है? चलिए लिख लो इसको फटाफट। हो गया लिख के? ये सब हो गया? ठीक है, तो अभी आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक खोलो, साइंस 1 की जो टेक्स्ट बुक लाए हो वो खोलो जरा। ठीक है, Planetary motion.
चलिए ध्यान से देखिए, अभी जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो प्लैनेटरी मोशंस के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? प्लैनेटरी मोशंस के ऊपर होगा। ठीक है। अब आज से बहुत साल पहले लोगों को ऐसा लगता था कि जो अर्थ है उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। ठीक है। तो ये सारी जो हाइपोथेसिस थी ये सब खत्म हो गई। ठीक है। सबसे पहला टेलीस्कोप बना, उसके तो द्वारा देखा गया। ठीक है। ये सारी चीजें होने लगी। फिर कुछ बहुत से साइंटिस्ट ने रिसर्च की भी कि प्लैनेट्स का मोशन कैसा है, कितने टाइम में वो लोग कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, है ना। अगर प्लैनेट सन के बहुत ज्यादा करीब है तो उसका स्पीड कितना होता है, और अगर प्लैनेट हमारा सन से बहुत दूर है तो उसका स्पीड कितना होता है। ये सारी चीजें हमको समझना जरूरी है। ठीक है। तो अभी हम लोग, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ऑल्दो प्लैनेटरी मोशन। क्या है? प्लैनेटरी मोशन। अच्छा, आज से, अभी से आप अपने दिमाग से निकाल सकते हो कि शेप जो होता है ना, शेप ऑफ अर्थ वो स्फेरिकल नहीं होता है। अर्थ की जो शेप होती है, जो ज्योमेट्री होती है, वो स्फेरिकल नहीं होती है ना। ये कल भी मैंने बताया था। अर्थ का जो शेप होता है, हाँ, शेप जो होता है वो कैसा होता है? एलिप्टिकल होता है, या और आइदर इससे आप क्या बोल सकते हो? एलिप्स बोल सकते हो। ठीक है। और एलिप्स शेप अगर कैसे ऑब्टेन होता है, इस चीज को आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपने ये लिया कोन, ठीक है, इस कोन का आपने इतना इतना क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर दिया? कट करके। अब इसको कट करके मैं आपको क्या करके जूम इन करके दिखाऊं तो आप देखो क्या होगा। ये शेप कैसा होगा? कुछ इस तरीके का दिखेगा, है कि नहीं? है ना। तो आवर अर्थ इज फ्लैटेंड फ्रॉम द टॉप, बॉटम, एंड इट इज बल्जेस फ्रॉम द सेंटर, है ना। ऊपर से नीचे से क्या गया है? चपटा है, और हल्का सा क्या है? फैला हुआ है, यानी बल्जेस। वर्ड क्या यूज किया गया है? बल्जेस। ठीक है। BULDGES। ठीक है, बल्जेस। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ये शेप की बात हो गई। अब उसने इस पे क्या किया? कैप्लर ने 3 लॉ दिए। कितने लॉ दिए? 3 लॉ दिए। ठीक है। हाँ, कैप्लर्स लॉ। अच्छा, ये 3 लॉ पढ़ाने से पहले और थोड़ा बेसिक समझ लो। ठीक है, कि ये कोई एलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, ये उसका सेंटर है। क्या है? सेंटर है। ठीक है। अब अगर आप देखोगे, या कोई एलिप्टिकल स्ट्रक्चर, इसका ये क्या है? सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसका, इसको आपने क्या नाम दिया? F1, डेट इज फोकस। क्या नाम दिया? फोकस। फिर दूसरा एक और होता है, वो भी क्या है? F2, उसको आपने क्या नाम दिया? F2। क्या नाम दिया? ठीक है। तो किसी भी एलिप्स में कितने फोकस हो गए? 2 फोकस हो गए। अब देखिए, आपको फर्स्ट लॉ में क्या दिया गया है? कैप्लर के फर्स्ट लॉ में क्या दिया गया है? देखिए, उसमें क्या लिखा है? द लाइन जॉइनिंग द सन एंड मून स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यही है? नहीं, हाँ, सॉरी। फर्स्ट लॉ क्या है? द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन एलिप्स एट द सन, वन ऑफ द फोकाई। ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है? प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो कैसा है? एलिप्टिकल है। ये मान लीजिए सन है, बीच में क्या है? सन है। ठीक है। और उन्होंने ये बताया कि ये या तो ये किसी दोनों फोकस पे हमारा प्लैनेट क्या करेगा? लाई करेगा। ठीक है। तो क्या है? द लाइन जॉइनिंग द सन, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट। ठीक है। या द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स। एक ये बोल सकते हो, प्लैनेट का ऑर्बिट कैसा है? एलिप्स है। दूसरा, विद द सन, सन के साथ वो कहां पे है? किसी एक फोकस पे। जरूरी नहीं कि F1 पे हो, किस पे हो सकता है वो? F2 पे भी हो सकता है। एकदम क्लियर इमेज देखेंगे तो देखिए, ये बीच में हमारा क्या है? सन। ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए यहां प्लैनेट है। द लाइन जॉइनिंग द सन एंड
प्लैनेट, सॉरी द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन एलिप्स, ठीक है, विद द सन एट वन ऑफ द फोकस। या तो वो इस फोकस पे होगा, या तो अगर फोकस इधर है तो इधर पे होगा हमारा प्लैनेट, बराबर। जरूरी कि यहाँ पे हो, कभी कभार फोकस क्या होगा आपका इस तरीके पे, F3 पे भी होगा, ठीक। तो फोकस क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि एज यू ऑल नो कि जो हमारा प्लैनेट है वो एक जगह पे कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज आपको समझनी कि प्लैनेट एक जगह पे कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसलिए हमने क्या किया, उसने बोला कि विद द सन एट वन ऑफ द फोकस। बात समझ में आ रही है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स, एलिप्टिकल शेप का हमारा क्या है, ऑर्बिट है, और सन भी है उसके साथ, ठीक है। लेकिन जो हमारी अर्थ है वो क्या है, किसी पर्टिकुलर फोकस पे है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसमें आपको दो टर्म्स बहुत अच्छे से समझने हैं। एक होता है फोकस, क्या होता है, एक होता है फोकस। अगर मैं सिंगल इस फोकस की बात करूं तो मैं यहां बोलूंगा, मतलब ये हो गया सिंगुलर, क्या हो गया, सिंगुलर। दूसरा होता है आपका फोकाई, क्या होता है, फोकाई। फोकाई का मतलब होता है दो फोकस की बात हो रही है, ठीक है, दो फोकस की बात हो रही है, मतलब ये प्लूरल। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए, तो फर्स्ट लॉ मेरे साथ रिपीट कीजिए। द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। हाँ, ठीक है, फोकल नहीं, फोकाई, ठीक है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, तो ये क्या था आपका फर्स्ट लॉ था। इसी तरीके से सेकेंड लॉ देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ देखो क्या है, सेम यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले मुझे ड्राइंग बनाने दो, ठीक है। ठीक है, सेकेंड लॉ। अच्छा, फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, क्या था कि अर्थ की क्या है, ऑर्बिट कैसी है, एलिप्टिकल शेप की है, और उसमें अर्थ किसी एक फोकस पे होगा। बस उसने इतना बात बताया फर्स्ट लॉ में, बात खत्म, ये दो बात बताया। और फर्स्ट लॉ को उसने लॉ ऑफ क्या बोला पता है, फर्स्ट लॉ, जो हमारा फर्स्ट लॉ था ना, उसे उसने नाम दिया लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या नाम दिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये बड़ी किताबों में रहता है, वरना आप लोग सिर्फ ऐसा बोल सकते हो कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट का मतलब ही क्या होता है, कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। फिर सेकेंड लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरियाज। तो अगर एग्जाम में आपको बोल दिया गया राइट कैप्लर्स लॉ ऑफ एरिया, तो आप एरिया अगर आपसे किसी ने कहा कि बोल दो कि लॉ ऑफ एरिया बताओ एग्जाम में, तो आप क्या बोलोगे, जो सेकेंड लॉ है कैप्लर का वही बोलोगे, बराबर। मतलब तुम ये बोल सकते हो, मैं कुछ बोलूं, ठीक है, मतलब तुम्हारा क्या है, अगर सेकेंड लॉ बोला तो सेकेंड लॉ लिखो, ये बोला तो भी वही चीज लिखनी है, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कि इस तरीके से घुमाया जा सकता है, तो नाम भी याद होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे टॉपिक पे बढ़ते। तो सेकेंड लॉ ये कहता है हमसे कि द लाइन ज्वाइनिंग द सन, जो वर्ड मेरे मुंह पे बार बार आ रहा था वही बोल रहा था मैं, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट, है ना, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहां पे आपको इस चीज को समझना यह है कि देखिए ये सन है हमारा, और ये क्या है हमारा, ये क्या है बोलो, प्लैनेट है। तो सन और प्लैनेट को जोड़ने वाली लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट। अब यही लाइन, यानी मान लीजिए प्लैनेट ए पॉइंट पे है, तो ये ए पॉइंट से उठ के कहां चले जाएगा, सी पे चले जाएगा। इस ए से उठ के वो कहां पे चले गया, सी पे चले गया। तो मान लीजिए इस ए से उठ के सी में जाने के लिए उसे लग गए 24 दिन, 24 डेज। ये हमारा टाइम हो गया,
और उसने एरिया, ये जो देखो शेडेड पार्ट है ना, ये शेडेड पार्ट, ये जो एरिया उसने जो कवर किया, मान लीजिए उसने 50 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया। कितना? 50 मीटर स्क्वायर, बराबर। तो ए से सी क्या है? 50 मीटर है ना, मीटर स्क्वायर नहीं लेता, 50 मीटर, ठीक है ना। फिर अब यहां से देखो ई से डी, कहां से देखोगे? ई से डी, ये देखो इसमें भी कितना लिया उसने? 50 मीटर। तो देखो, और कितने टाइम में लिया? t इज इक्वल टू कितने टाइम में लिया उसने? 24 डेज में, ठीक है, ऐसा समझ सकते। तो देखो आप ऐसा समझ लो कि ए से सी जाने में भी उसे 24 दिन लग रहे और डिस्टेंस भी उतना ही कवर कर रहा है, बराबर। ए से सी जा रहे, डिस्टेंस भी क्या है? उतना ही कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे हाँ या ना बोल भाई? हाँ। तो ए से सी जाने के लिए डिस्टेंस भी क्या है? उतना ही हो रहा है, और टाइम भी कितना लग रहा है? 24 दिन। सेम वही ए ई से डी, यानी डिस्टेंस भी उतना ही है कि नहीं? डिस्टेंस भी उतना ही है और टाइम भी उतना ही लग रहा है, तो उसने क्या नाम दिया इसे? द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया, हाँ, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम। बात समझ में आ गई मेरा बच्चा? मैंने कहां से तुझे उठा के कहां पे लेके आ गया? देख, मैंने तुझे ज्योमेट्री बताई, इस कोन से निकल के ज्योमेट्री ऐसा समझाया। ज्योमेट्री के अंदर मैंने तुझे समझाया कि भाई साहब ये क्या है? एलिप्टिकल ऑर्बिट है, बराबर। अब इसमें दो फोकस होते हैं। फोकस आपने पढ़ा होगा, क्या है फोकस? फोकस आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह, ठीक है, फोकल लेंथ वगैरह, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, जहां पे कोई ऑब्जेक्ट लाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ या फोकस बोलते हैं, है ना। तो ये फोकस हो गया। तो किसी भी एलिप्स में कितने फोकस होते हैं? कितने फोकस होते हैं बॉयज? एलिप्स में कितने फोकस होते हैं? दो होते हैं। एलिप्स में कितने फोकस होते हैं? दो। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? तो पहला लॉ आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट में लिखा गया है, देखो टेक्स्ट बुक में, द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन वन ऑफ द फोकाई। ये फोकाई है ना, बराबर। मतलब विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, ये वर्ड यूज किया गया है। मतलब किसी एक फोकस पे होगा, एक समय पे दो फोकस पे तो नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, जिसका आपने क्या नाम दिया? लॉ ऑफ ऑर्बिट। यकीन मान के चलो, चैलेंज देता हूं मैं, चलो तुम लोग को, तुम्हारी स्कूल की जो टीचर्स है ना, उनसे बस इसका दूसरा नाम पूछो, फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या होता है, और सीधा अगर बोलेगे ना तो बोल सकते हो कि हमारी क्लास में हमको पढ़ाया गया है। फर्स्ट, ये बहुत बेटा बहुत काम की चीज होती है। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर आप पे रहम नहीं करते, ठीक है। एग्जामिनर कभी कभार इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट बोल देते हैं। अब लॉ ऑफ ऑर्बिट आपने पढ़ी ही नहीं है, आपने तो केपलर की फर्स्ट लॉ पढ़ी है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट का मतलब ही क्या होता है? केपलर फर्स्ट लॉ। सेकंड का क्या है बोला था मैंने? लॉ ऑफ एरिया। तो सेकंड लॉ देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो फर्स्ट लॉ उसकी जो ड्राइंग है वो अभी बनाएंगे, और जो सेकंड लॉ है उसकी जो ड्राइंग है अभी बनाएंगे। कम ऑन फटाफट, फिर लास्ट में हम लोग थर्ड लॉ करके चैप्टर आज मतलब सेशन आज खत्म करेंगे। जल्दी से लिखिए जो बोर्ड पे लिखा हूं, और टेक्स्ट बुक में जितना आपको हाईलाइटेड पॉइंट है वो सारा लिखिए।